अस्सलाम वालेकुम। जरूर शरीफ पढ़ लें। रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, जिन सुस्त इंसानों ने अभी तक वो लेक्चर ही नहीं देखे पिछले 4, तो ये नया ही है, ये मैं आगे ही पढ़ाने लगा। आदो की अभी डेप्रिसिएशन होनी है इसमें भी, लेकिन इसका अभी फौरन उस पिछले 3-4 लेक्चर से ताल्लुक नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी जब दोबारा बैलेंस शीट बनेगी तो पीपीई किस अमाउंट पे आएगा। इसके लिए थे 2 मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और जिस मर्जी एसेट के लिए जो मर्जी मॉडल रख लें, जिस मर्जी एसेट के लिए जो मर्जी मॉडल, जो भी मॉडल सिलेक्ट होगा वो पूरी क्लास के लिए होगा। तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर बिजनेस सिलेक्ट करे तो रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है ये बताने लगा। रिवैल्यूएशन मॉडल का जो मकसद है ना जिंदगी का, वो मकसद ये है कि ईयर एंड पे जो एसेट की नेट बुक वैल्यू है वो तकरीबन इसकी फेयर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ये मकसद है इसकी जिंदगी का। रिवैल्यूएशन मॉडल का मकसद ये है कि जब बैलेंस शीट में पीपीई रिपोर्ट हो तो किस अमाउंट पे रिपोर्ट हो, फेयर वैल्यू के आसपास ही हो। फेयर वैल्यू क्या होती है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सेपरेट आईएस है, लेकिन आप चूंकि नन्हे मुन्ने हैं तो आपके लिए फिलहाल फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है। बाकी जब आप सीफा 1 तक पहुंचेंगे, जितने भी साल का प्लान है आपका, तो उसमें फिर इसका एक सेपरेट आईएस है फेयर वैल्यू का, लेकिन अभी इस वक्त मार्केट वैल्यू काफी है। रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव है, अगर बिजनेस ऑप्ट करता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है पीपीई के लिए, तो फिर उनको ये इंश्योर करना होता है कि साल के एंड पे जो वैल्यू शो हो रही है वो फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर ही है। और अगर बराबर नहीं है तो फिर बराबर करें, यानी कुछ ना कुछ डेबिट करें। तो अगर बराबर नहीं है, इफ कैरिंग अमाउंट इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू, कैसे बराबर करें वही सब सिखाना है अब। देन एसेट शैल बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू, यानी कुछ ऐसा डेबिट क्रेडिट कर देंगे कि एसेट अकाउंट में जो बैलेंस है वो फेयर वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो उसको कहते हैं कि हम एसेट को रीवैल्यू कर देंगे, उसकी वैल्यू बदल देंगे। अच्छा, अगला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको सवाल के साथ ये भी समझा सकूंगा, लेकिन वैसे इस पे पहले हुई भी है बात कि डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है। एक मौका एस्टीमेट चेंज हो जाए, एक मौका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए बाद में, एक मौका रिवैल्यूएशन। क्यों डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी है? क्योंकि अमाउंट चेंज होने लगी है, एसेट की अमाउंट चेंज होने लगी है, तो अब डेप्रिसिएशन को चेंज करना पड़ेगा। तो असूल भैया जो पहले बताया था कि जो हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अब नई अमाउंट बन गई उसको कितने अरसे पे, रिमेनिंग पे। तो यही बात कि जब रिवैल्यूएशन होगी उसके बाद से जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेगी वो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे बांट के होगी। रिवैल्यूएशन के बाद जब भी कभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आएगी तो जो हो गया सो हो गया, अब रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर बाकी बची लाइफ। अब ये सब कैसे करना है वो अब आगे सीखते हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल का मकसद यह है कि एसेट को ईयर एंड पे जब एसओएफपी में शो करने लगे तो इंश्योर कर लें कि वो फेयर वैल्यू ही शो हो रहा हो। अगर फेयर वैल्यू डिफरेंट है तो फिर कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट करके एसेट को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दें। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करनी कैसे है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, कब करना है, क्यों करना है, अब इस पे करते हैं बात कि रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी।
रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग पे करते हैं बात। और ये रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग जो भी बताने लगा हूं, ये कब होगी? जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी। और रिवैल्यूएशन कब हो रही होगी? सवालों में आपको वो कभी अकाउंटिंग ईयर एंड पे भी मिल सकती है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट पे भी हो सकती है, और कभी ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है। सारी वैरायटियां करेंगे, बहुत सारी वैरायटियां करेंगे इसमें। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कब होगी? जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? दो एंट्रीज होंगी। एक काम ये होगा, जो भी सवाल के साथ वजह बताता हूं, अभी बस लिख रहा हूं। एक काम ये होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जितना बैलेंस आ रहा होगा वो एसेट के साथ ऑफसेट कर देंगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दो होंगी। एक काम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर देना, एसेट के अगेंस्ट ऑफसेट कर देना। क्यों? अभी सवाल के साथ बताता हूं। और यह काम ऐसे होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट, और एसेट को कर देंगे क्रेडिट। और इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? इस एंट्री की अमाउंट होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर वो वाला एसेट एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। अच्छा, ये ब्रैकेट में ऐसे लिखना, ये बात समझ आ रही है कि ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? ये मैंने कहा है कि इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? उस वक्त इस एसेट की जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्शन है उससे होगी एंट्री। और दूसरा काम होगा एसेट को रीवैल्यू करना। एक काम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्शन को खत्म करना, एलिमिनेट करना, क्यों की वजह भी सवाल के साथ। और दूसरा काम होगा एसेट को रीवैल्यू करना। अच्छा, एसेट को जो रीवैल्यू करना होगा ना, वो मैं यहां एंट्रीज लिखूंगा, लेकिन वो पहले समझाऊंगा सवाल के साथ। तो आप इसके लिए कोई तकरीबन एक पेज छोड़ दें। को 12-15 लाइनें लगेंगी, लेकिन पता नहीं आप कितनी लाइनों में लिखें, तो एक पेज छोड़ दें और सवाल लिखें। वो सवाल से सिखा के फिर मैं ये जगह भर दूंगा। यानी ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं कि रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है। एक चीज तो बता दी कि एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है, दूसरी चीज एसेट को रीवैल्यू कैसे करना है ये बताऊंगा, लेकिन सवाल के साथ समझा के फिर यहां पर मैं जनरल बात लिख दूंगा। तो इसके लिए कोई एक पेज छोड़ दें और सवाल लिखें। On 1st January 2016, on 1st January 2016, a building was purchased for 9 लाख रुपए, for 900,000. Useful life was estimated at 12 years, 12 साल. Accounting year जनवरी से दिसंबर. और बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज. बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज. अब एज फॉलोज में डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा. 31st December 17, 31st December 17, 820,000, 8,20,000. 31st December 19, 31st December 19, 536,000, 536,000. 31st December 20, 31st December 20, 455,000, 4,55,000.
अच्छा, असल एग्जाम लेवल ना इतने ज्यादा रिवैल्यूएशन नहीं होती, 2 होती होंगी। मैं इसमें चूंकि सिखा रहा हूँ चीज आपको, इसलिए 4-5 डाल रहा हूँ। और अगली कर लें 31 दिसंबर 20 के बाद 31 दिसंबर 22 450,000 4,50,000 मुझसे रिक्वायर्ड है सारी जनरल एंट्रीज। हाँ, एक पॉइंट और लिख लें, रिक्वायर्ड से पहले एक लाइन और लिख लें और इस लाइन का मतलब समझ आएगा इंशाल्लाह कल। अभी सिर्फ लिख लें, इसका मतलब अभी नहीं है। कंपनी डज नॉट ट्रांसफर incremental depreciation from revaluation surplus to retained earnings चलिए, अब रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 22 तक। जनरल एंट्रीज शुरू से लेके आखिर तक, 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 22 तक। अच्छा, इस सवाल में ना मैं इंटेंशनली वर्किंग लिख के नहीं करूंगा, ज़बानी बोलूंगा। और अभी फिलहाल आपने सवाल में सिर्फ इतना सीखना है, इतना फोकस करना है कि डेबिट क्रेडिट क्या कर रहा हूं मैं। अभी फिलहाल जो मैं वैल्यू ज़बानी बोल रहा हूँ, जो लोग ज़बानी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे होंगे वो परेशान नहीं होना, मैं आपको एक बार सारा डेबिट क्रेडिट सिखा दूं, फिर इसकी एक टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा, उससे इंशाल्लाह आसानी होगी। लेकिन अभी मैं इंटेंशनली वर्किंग बोर्ड पे नहीं कर रहा, ज़बानी बोल रहा हूं। एंट्रीज कर रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन वर्किंग्स में ज़बानी बोलूंगा इंटेंशनली। अगले सवालों में फिर उसकी वर्किंग्स बताऊंगा। अभी इस वक्त ज्यादा मेन फोकस ये है कि डेबिट क्रेडिट क्या होगा। 1 जनवरी 16 बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट कितना 9 लाख। और अगर सवाल में ये ना कहा हो ना कि नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड, तो मेरा मशवरा ये है कि नरेशंस लिखनी चाहिए। नरेशन कहते हैं जो थोड़ी सी अंग्रेजी होती है एंट्री की। पहली एंट्री में किसी को मसला है तो उसको शर्म आनी चाहिए, लेकिन पूछ ले, फिर भी पूछना है, ठीक है, नहीं पूछना। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 2017। चलें, अब आगे क्या होगा? अब ईयर एंड आएगा तो डेप्शन चार्ज होगी। डेप्शन मेथड तो मैंने बताया ही नहीं, क्या करें फिर? हाँ, स्ट्रेट लाइन सही जवाब नहीं है इसका। इसका जवाब है जो हमें सवाल में आसान लगा करेगा। तो अभी फिलहाल इस सवाल में कॉस्ट दी हुई है, लाइफ दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन आसान है, इसलिए स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? 75,000। 12 साल इसकी लाइफ है, तो 9 लाख को 12 पे डिवाइड कर दिया, ये बन गई डेप्रिसिएशन फॉर 2016। इसके बाद रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? 31 दिसंबर 17।
तो 31 दिसंबर 17 तक पहले डेप्शन चार्ज करके पहुंचेंगे, फिर रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहली एंट्री क्या बताई है रिवैल्यूएशन की, अभी यहां लिखी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को एलिमिनेट करना। कितनी अमाउंट से? जो उस वक्त तक एक्यूमुलेटेड डेप्शन थी। तो पहले वहां तक पहुंचेंगे तो फिर रिवैल्यूएशन करेंगे। तो पहले हमें 31 दिसंबर 17 तक पहुंचना है, यानी 17 की भी डेप्शन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 2017 में भी 75, ये होगी डेप्रिसिएशन फॉर 2017। अब करते हैं रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के टाइम पे दो एंट्रीज, दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि एक्यूमुलेटेड को करना है एलिमिनेट। अभी इस वक्त बिल्डिंग के अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है? बिल्डिंग के अकाउंट में 9 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन में 150 ना, क्योंकि ये क्रेडिट दो दफा क्रेडिट हुआ है, तो अभी इसके अकाउंट में 150 आ रहा है। दोबारा सुने, इन 3 एंट्रीज के बाद बिल्डिंग के अकाउंट में अभी इस वक्त कितना बैलेंस आ रहा है? 9 लाख, क्योंकि बस वो तो वही 9 लाख डेबिट है, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में 150 आ रहा है। फेयर वैल्यू को कंपेयर किससे करना है? एसेट को रीवैल्यू करते हुए नेट बुक वैल्यू से ना। तो चूंकि हम एसेट को रीवैल्यू करने लगे हैं, कह लो कि घर को पेंट दोबारा कराने लगे हैं, तो हम सब अकाउंट्स फिर जीरो से सब अपडेट करने लगे हैं। तो अभी इस वक्त एक वैल्यू बिल्डिंग अकाउंट में पड़ी हुई है, कितनी? 9 लाख, और एक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में पड़ी हुई है। एलिमिनेशन की एंट्री ये होगी कि एक्यूमुलेटेड को वहां से खत्म करके बिल्डिंग में ही नेट कर लें 150। अच्छा, ऐसा करने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस आ गया? 0, क्योंकि डेबिट करके खत्म कर दिया। बिल्डिंग में अब कितना बैलेंस बन गया? तो ऐसा करने से हुआ क्या कि चूंकि बिल्डिंग को हमने नई वैल्यू पे ले जाना है, तो एक्यूमुलेटेड को 0 करके बिल्डिंग को नेट बुक वैल्यू पे ले आए। अब यहां से उसको बढ़ा के फेयर वैल्यू तक पहुंचाएंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, जब भी रिवैल्यूएशन होगी 2 काम होंगे। पहला काम होगा एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। कितनी अमाउंट से? उस वक्त जितनी भी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, जो कि इस सवाल में 150 थी, 150 से ये क्रेडिट कर दी, डेबिट कर दी, और बिल्डिंग कर दी क्रेडिट। इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। इस एंट्री के बाद एक्यूमुलेटेड खत्म, और बिल्डिंग नेट बुक वैल्यू 750 तक पहुंच गई। अब दूसरा काम रीवैल्यू करना। बिल्डिंग को रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 820। तो अभी बिल्डिंग के अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है? 750। इसको 820 तक पहुंचाना है, तो 70,000 से बिल्डिंग को और बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट। ये 70 वाली बात दोबारा सुने, कुछ शक्लों के ऊपर से गई। इस एंट्री के करने के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 हो गया, और बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस पहुंच गया? 750। जबकि उसको हमने फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है, तो बिल्डिंग के अकाउंट में 820 बनाना है। 820 कहां से आया? सवाल में दिया हुआ मैंने। तो 750,000 से बढ़ा के 820 तक पहुंचाना है, तो बिल्डिंग को और डेबिट करेंगे। ये बिल्डिंग डेबिट कर दी 70। यहां तक पहले देखें, कोई बात पूछनी है तो यहां तक ओके? अच्छा, अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ तो पहले यहां तक पहुंच जाए, फिर मैं इसका क्रेडिट बताता हूं। जी, पिछले क्या किए हैं? हाँ, अच्छा, जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बताई थी, बहुत पुरानी बात है, अगर कहीं है पेजेस तो पेजेस पलट के पहुंचे। डेप्रिसिएशन की जब अकाउंटिंग बताई थी, ये एस्टीमेट चेंज वगैरह सबसे पहले बताई होगी। 2 शाखें बनाई थी लेक्चर नंबर 9 में। 2 शाखें बनाई थी कि अगर एसेट का अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है, पहुंचे? अच्छा, मैंने तब एक बात कही थी, अगर किसी ने नहीं लिखी तो अब लिख लेना। मैंने कहा था कि असल में या प्रेफर्ड तरीका वो एक्यूमुलेटेड वाला ही है। असल में यही तरीका है। एसेट क्रेडिट वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया था मैंने आपको क्योंकि FAR 1 के कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें एसेट क्रेडिट हुआ होगा, सिर्फ इसलिए ये तरीका बताया था। वरना डेप्रिसिएशन का असल तरीका एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट ही होता है। किधर गया? ठीक है, असल तरीका वही है। ये बात अगर नहीं लिखी हुई तो लिख लें, ये प्रेफर्ड तरीका यही है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। एसेट क्रेडिट सिर्फ एक मजबूरन तरीका था जो सवालों में ना होता तो ये बताया भी ना जाता। असल तरीका ही डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। चलें जी, आ जाए वापस जी। दोबारा बोलें, डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। जी जी जी, हाँ,
सवाल ये है कि अगर कोई एक बिजनेस एक ही टाइप की मशीन रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट कर रहा है और दूसरा बिजनेस आर्स मेथड पे डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उस मशीन की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? मार्केट में किसी चीज की क्या वैल्यू है, इसका डेप्शन मेथड से क्या ताल्लुक है? जी जी, सर जब आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसका कंसेप्ट ये है कि आप अपने एसेट को अपने अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना यूज करेंगे कितना डेप्रिशिएट। जी जी, तो फिर सर उसको फेयर वैल्यू उसको फेयर क्यों कर रहे हैं कि हम उसको डिसाइड करें कि फेयर वैल्यू देखो। एसेट को एसओएफपी में किस अमाउंट के ऊपर शो करना है? कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट पे ही करते रहे हमेशा, नेट बुक वैल्यू पे क्यों? क्योंकि जितना खर्चा किया था हमने उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनाते जाना है। क्यों एक्सपेंस बनाते जाएं साथ साथ थोड़ा थोड़ा? मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जब उससे ओवर द लाइफ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फिर मैचिंग करने के लिए एक्सपेंस भी ओवर द लाइफ जाना चाहिए। ये एक एक्सपेक्ट है कि एसेट पे किया खर्चा डेप्रिशिएट होगा किसी ना किसी मेथड से, ये एक एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट, जो बाकी रह जाएगा वो बैलेंस कहां शो करना है? एसओएफपी में। एसओएफपी में क्या क्या आ रहे होते हैं? एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। किसी बिजनेस के पास ज्यादा एसेट्स होंगे, ज्यादा वैल्यू वाले एसेट्स होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, जो बिल्कुल वेला बिजनेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। एसेट्स ज्यादा है ना, तो कोई मसला कभी आया होगा कि किसी बिजनेस ने कहा होगा जी हमारे तो परदादा ने बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त तो ये प्रॉपर्टी 250 रुपए की थी, अब तो 4 बिलियन की है, तो हम अभी तक बैलेंस शीट में इसको 250 का शो कर रहे हैं, तो ये तो हमारे एसेट्स को सही पिक्चर ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस वजह से कहीं बुजुर्गों ने सोचा होगा कि चलो लोगों को ऑप्शन दे देते हैं कि चाहे कॉस्ट मॉडल लगा लो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लो। तो अब ये दो अलग अलग एक्सपेक्ट हैं। एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना ताकि हर साल में एक्सपेंस बने, जो मर्जी मेथड लगाएं। दूसरा है कि एसेट को बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे लाना है, क्या कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड पे ही लाना है, वो तो बहुत पुरानी भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन दे दिया आईएएस ने। तो जिसको अगर इस पे एतराज है वो नहीं लगाएगा रिवैल्यूएशन मॉडल, जिसको लगता है रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहिए वो लगा लिया करेगा। दो मेथड बताएं आईएएस ने। यहां तक पहुंचे? जाग रहे हैं यार? ये पीछे इतनी लाइट बंद कर देते हैं, सो ही जाते होंगे आप। अपने रजिस्टर में लिखता नजर आ रहा है? कोई एक आधी लाइट जला लें ताकि वो स्क्रीन इफेक्ट ना हो, लेकिन कोई एक लाइट तो जला लें। बस चलो काफी। फिर बंद कर दी, बंद कर दी। कैब का कितना टाइम पीरियड है? 4 साल ना, ऐसी बस। बिल्डिंग हो गई 70,000 से डेबिट। अब इसका क्रेडिट क्या करना है? अगर ये बिल्डिंग बिक जाती, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं वैसे बात कर रहा हूं, कि अगर ये बिल्डिंग बिक जाती तो प्रोबेबली कितने की बिकती? 820 की मार्केट में इसकी वर्थ है, और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 70,000 हो जाता, क्योंकि ये बिल्डिंग बुक्स में 750,000 वैल्यू थी और अगर 820 की बिक जाती तो प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट हो जाता मतलब हम प्रॉफिट कमा लेते तो उसको बिल्कुल अपनी इनकम बनाते, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो जाती, बिल्डिंग बेच देते, पैसे मिल जाते, महंगी बिकती तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता। बिल्कुल हम इसको इनकम ही बनाते जो डिस्पोजल में कर रहे थे। लेकिन क्या ये बिल्डिंग बेच दी है? अभी सिर्फ इसकी वैल्यू मार्केट में देके हम खुश हो रहे हैं। तो अभी ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमने अर्न नहीं किया। इसकी ऐसी मिसाल समझ लें कि एक दुकानदार सुबह दुकान खोले और उसके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो सोच सोच के खुश होता रहे कि मेरे पास कस्टमर आएंगे, चीजें बिकेंगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अभी इनकम बनाना शुरू कर दे हैं, क्योंकि गुड्स की चीजें वैल्यू बहुत ज्यादा है। ट्रांजैक्शंस करेगा तो प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा ना। तो बिल्डिंग को डेबिट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ानी है। लेकिन क्या ये बिक गया है? तो फिर इस 70,000 को इनकम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ। बेचते तो ठीक है, इसलिए इनकम तो क्रेडिट नहीं होगी। एक्सपेंस क्रेडिट कर दे? नहीं, एक्सपेंस का तो यहां काम ही कोई नहीं है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों भाई? डेप्रिसिएशन क्यों? किधर है, कौन है? समझ नहीं आया? नहीं, डेप्रिसिएशन वाले पूछ रहा हूं, क्यों डेप्रिसिएशन क्यों? नहीं, यही तो बात हो रही है कि हम इस 70,000 को वो एंड पे, बिल्कुल वो ब्लैक शर्ट सबसे एंड पे, आपसे पीछे कोई नहीं है ना? हाँ तो आप ही फिर, वो ग्लासेस वाला, मास्क वाला। 70,000 कहां से आया? नहीं, आपके साथ वाला। हाँ जी, 70,000 कहां से मिला? 820 कहां से आया? अच्छा, और तो वो जो 70,000 की सेल्स है वो कहां रिकॉर्ड की है? 70,000 की सेल्स की एंट्री क्यों नहीं की मैंने? है? अच्छा, ठीक है। बिल्डिंग क्यों डेबिट?
क्योंकि इसकी वैल्यू हमने रीवैल्यू करके इसको बढ़ाना है, तो बिल्डिंग 70,000 डेबिट। अब मसला रह गया क्रेडिट क्या करना है। कोई इनकम बना लेते, लेकिन इनकम बनाना इसलिए मुनासिब नहीं है कि हमें ये कोई गेन रियलाइज नहीं हुआ, इनकम क्रेडिट नहीं कर सकते। इस एंट्री पे आते हैं बाद में वापस। बचपन की एक चीज आपने इंट्रो में शायद पढ़ी हो, हाँ जी, क्या है ये? अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल सही है। और अगर अभी की भी बात कर लें तो एसओएफपी है ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक साइड पे एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे इक्विटी और लायबिलिटीज होती हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, किसी को अब हमने पैसे देने हैं, क्या अब किसी को 70,000 और देने पड़ेंगे? नहीं। तो इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा लेने से लायबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वैल्यू बढ़ने से खुशी किसको हो रही है? ओनर्स को। तो अब जब एसेट की वर्थ ज्यादा होगी तो इसका फायदा ओनर्स को ही पहुंचेगा। तो इनकम तो नहीं बना सकते, लेकिन इसके हमने ये अकाउंटिंग क्वेश्चन के सहारे से चीज ये देखी कि अगर एसेट्स की वर्थ बढ़ेगी तो लायबिलिटीज नहीं, इक्विटी बढ़ेगी। तो अब इसके अगेंस्ट हमें कोई इक्विटी ग्रुप का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। इनकम क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे? क्योंकि रियलाइज नहीं हुई, अर्न नहीं की। इक्विटी का ग्रुप क्रेडिट करना पड़ेगा। इक्विटी का ग्रुप का कोई अकाउंट क्यों? क्योंकि लायबिलिटी भी नहीं कर सकते, एक्सपेंस का बीच में ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से जो खुशी हो रही है वो ओनर्स को हो रही है, तो इक्विटी ग्रुप का कोई अकाउंट यहां क्रेडिट होगा। इक्विटी ग्रुप का अकाउंट क्रेडिट होगा यहां तक, ओके। ये जो डब्बे वाली चीज है ना, ये बस जबानी सुन लें, क्योंकि ये एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है हमने, वहां ये चीज डिटेल से डिस्कस होनी है। अभी जबानी आपको नाम याद रह जाए तो वो बहुत है। सोल ट्रेडर में इक्विटी के अंदर मेनली एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल। अगर ड्राइंग्स का अकाउंट होता भी है तो वो भी साल के एंड पे जाके कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाता है, यानी एंड पे बस कैपिटल ही बच जाता है। इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा होता है उस पे भी ओनर्स का हक है, उसके साथ क्या सलूक करते हैं? वो भी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो सोल ट्रेडर के अंदर इक्विटी ग्रुप में मेनली एक ही अकाउंट होता है, लेकिन कंपनी के अंदर इक्विटी ग्रुप में कैपिटल के अलावा भी और बहुत सारे अकाउंट होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है आसान सा, FR1 के आसान टॉपिक्स में से है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तब मैं ना इसको तफसील से बताऊंगा। अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए मुझे जितने की जरूरत है वो जबानी काफी है। कंपनी की इक्विटी में कैपिटल के अलावा और भी अकाउंट्स होते हैं। इन और अकाउंट्स में से मैं दो अकाउंट हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल करने लगा हूं। एक अकाउंट कहलाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक अकाउंट कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इन दोनों अकाउंट्स, वैसे ये आसान सी बात है, आपको हो जाएगी चैप्टर में नाम से याद, बाकी तफसील से तो पढ़ना ही है, लेकिन ये अभी जबानी भी याद हो जाएगा। इस 70,000 बिल्डिंग डेबिट के अगेंस्ट हम कोई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन टाइप, कोई इनकम क्यों क्रेडिट नहीं कर रहे? क्योंकि अभी अर्न नहीं हुई, बिजनेस ने रियलाइज इसको नहीं किया। तो फिर क्रेडिट करने के लिए कुछ तो चाहिए था, लायबिलिटी क्यों ना क्रेडिट कर दें? क्योंकि लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो इस वैल्यू के बढ़ने की खुशी ओनर्स को, इक्विटी बढ़ेगी। अब इक्विटी का कोई ना कोई अकाउंट इस्तेमाल होगा, तो इस रिवैल्यूएशन की खुशी को रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन सरप्लस इस्तेमाल होता है। इस नाम से यह अकाउंट क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि वैल्यू बढ़ने की खुशी को रिकॉर्ड कर लें। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा यहां क्रेडिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस किस ग्रुप का अकाउंट? इक्विटी का। कैपिटल नहीं, कैपिटल तो एक अकाउंट है, ग्रुप इक्विटी होता है। तो ये इक्विटी ग्रुप के अंदर अकाउंट है रीवैल्यूएशन सरप्लस, जिसकी जिंदगी का मकसद यही वैल्यू की बढ़ने की खुशी को रिकॉर्ड करना। जी बता रहा हूं ना कि कंपनी के अंदर इक्विटी ग्रुप में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिनके अलग अलग पर्पसेस हैं। तो इसलिए कंपनी में इस मकसद के लिए ये अकाउंट बनाया गया है। कैपिटल क्यों नहीं रखा, वो जब चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाऊंगा तो वजह पता चलेगी। तो कंपनी की इक्विटी में मुख्तलिफ नामों से अकाउंट बनाए गए होते हैं। नहीं ना, इस मकसद के लिए यही अकाउंट बनाया गया है। रिटेन अर्निंग क्या है उस पर करता हूं बात अभी। रीवैल्यूएशन सरप्लस का ताल्लुक किस ग्रुप से? इक्विटी ग्रुप। तो बिल्डिंग क्यों डेबिट हुई? क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई, इससे ओनर की खुशी, उनका हक बढ़ गया, इक्विटी बढ़े तो क्रेडिट। इस काम के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल होता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये बिल्डिंग को कर दिया रीवैल्यू। सोल ट्रेडर में नेट प्रॉफिट के साथ क्या सलूक होता है फिर ईयर एंड पे? कैपिटल में ऐड करते हैं और ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करते हैं, यानी प्रॉफिट और ड्राइंग्स ये दो ही काम है नॉर्मल। एक, हर साल बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो वो ओनर्स का हक है, और उसमें से जो ओनर्स ड्रॉ करके ले जाएंगे तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड और ड्राइंग्स कैपिटल से लेस। कंपनी में इस काम के लिए कैपिटल नहीं, रिटेन अर्निंग्स नाम का अकाउंट रखा गया है। हर साल जो इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट आएगा वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा। जो काम सोल ट्रेडर के अंदर इसी नाम के अकाउंट के साथ हो रहा होता है ना, कंपनी के अंदर मुख्तलिफ नामों से रखे गए। पर्पस इसका जब कंपनी डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये एक चैप्टर है सेपरेट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें पढ़नी है सारी बातें तफसील से। तो कंपनी के केस में हर साल का नेट प्रॉफिट ओनर्स का हक है, इक्विटी में ऐड होना है, लेकिन इक्विटी ग्रुप के किस अकाउंट में? रिटेन अर्निंग्स। और जो ओनर्स को ड्राइंग्स टाइप की चीज, कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, कंपनी में ना डिविडेंड होता है, लेकिन आप अभी समझने के लिए इसको ड्राइंग्स जैसी चीज समझ लें। तो हर साल का नेट प्रॉफिट सोल ट्रेडर में कैपिटल में ऐड और ड्राइंग्स
कैपिटल से लेस होती हैं। मकसद इक्विटी में ऐड और इक्विटी से लेस है ना, लेकिन ये सारा काम कैपिटल अकाउंट में ही हो रहा होता है। जबकि कंपनी के केस में हर साल का नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स नामी अकाउंट में ऐड, और वो जो ओनर्स को बांट रहे हैं वो रिटेन अर्निंग से लेस, तो हर साल का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड होता है, और वो जो ड्राइंग्स टाइप चीज है वो यहां से लेस होती है। तो कंपनी की इक्विटी में मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए गए हैं जिनकी जिंदगी का अलग अलग मकसद है। सोल ट्रेडर में अलग अलग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, कैपिटल काफी था। कंपनी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स भी ओके, हर साल का नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा, और ओनर्स को जो बांट रहे होंगे ड्राइंग्स की तरह की चीज वो रिटेन अर्निंग से लेस होगा। इस मकसद के लिए ये अकाउंट, तो जो अकाउंट जिस मकसद के लिए बस उसी के लिए इस्तेमाल होगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये जो वैल्यू बढ़ने की खुशी हुई है ये उसके लिए बनाया गया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इक्विटी बढ़ गई। यहां से चलते हैं आगे। 2017 की डेप्शन की एंट्री दोबारा कर दे। नहीं, 17 की हो गई डेप्शन, बस अब अगली बारी 2018 में जाके आएगी। तो 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, फिर से 75 ही लिख दो या चेंज हो जाएगी? क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू बदल गई। तो अब हमने किस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है? 820 को, क्योंकि बिल्डिंग को रीवैल्यू करके 820 तक पहुंचा दिया, और अब 820 को 12 से डिवाइड कर दो रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ कहते हैं जितनी डेप्रिसिएशंस अभी चार्ज होनी है। दो डेप्शन चार्ज हुई थी, 10 रह गई, तो 10 82,000। अगली रिवैल्यूएशन, हाँ जी, 31 दिसंबर 19। तो 31 दिसंबर 19 तक पहुंचने के लिए एक डेप्रिसिएशन और चार्ज होगी। फिर 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 82 ही चलेगी या चेंज हो जाएगी? अभी 82 ही चलेगी, अगली रिवैल्यूएशन के बाद फिर चेंज करेंगे। यहां तक पहुंचे जी? अभी आएंगे, चल रहे हैं आगे, 4-5 रिवैल्यूएशन है। 31 दिसंबर 19 अब रिवैल्यूएशन होगी, तो पहला काम एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट अब कितनी बन गई हुई है? ये तो खत्म कर दी थी यहां, इसके बाद एक ये क्रेडिट हुई थी और एक ये क्रेडिट हुई, तो 164 थी अभी तक। ये हो गई एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट। इस एंट्री के करने के बाद एक्यूमुलेटेड एक्शन में कितना बैलेंस रह गया? 0, खत्म कर दिया। बिल्डिंग में कितना बैलेंस पहुंच गया? 586 566। क्या कर रहे हैं यार? 656। यहां बिल्डिंग को रीवैल्यू करके 820 तक पहुंचाया था, और फिर उसके बाद ये क्रेडिट करने की वजह से 656 तक पहुंच गई। फेयर वैल्यू कितनी है? 557 536।
अब इसको गिराना है, कितना? 120 गिराना। 120 कम करना है तो 120 से बिल्डिंग कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, मैंने भी यहां 2 लाइनों की जगह छोड़ी है। बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट 120 से। ये 120 वाली फिगर ना समझ आई हो किसी को? 120 ओके। ये डेबिट पे मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं अभी। ओके। पहले वैल्यू ज्यादा थी तो खुशी हुई थी, अब वैल्यू हो गई कम। पहले थी खुशी, अब वैल्यू गिर गई तो ये बन गया गम। लेकिन ये जो स्माइल है ऐसे, इसको ऐसे बनने के लिए पहले ऐसे होना है, इसने फिर ऐसे होना है, यानी पहले वो स्माइल खत्म होगी फिर ये मुंह बनेगा। तो जब वैल्यू बढ़ी थी तो खुशी हुई थी, उस खुशी को किस अकाउंट में क्रेडिट किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब जब वैल्यू डाउन हो गई तो फिर वो खुशी हो गई कम, लेकिन इतनी कम हो गई कि खुशी तो सारी खत्म ही हो गई। कितनी खुशी हुई थी? 70,000, यानी 70,000 की वैल्यू बढ़ी थी। अब वो जो 70 बढ़ी थी 120 नीचे आ गई, तो जितनी खुशी थी वो भी हो गई खत्म। पहले खुशी हुई खत्म, फिर बन गया गम। कितने का गम? 50,000 का। अब इस 50,000 के गम के लिए भी कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये 120 की बजाय सिर्फ कोई 30,000 वैल्यू कम हुई होती तो 30,000 से सरप्लस डेबिट, यानी खुशी थी वो कम हो जाती। अब ये वैल्यू इतनी गिर गई कि खुशी सारी खत्म हो गई, और अब जो गम बन रहा है कितने का? 50 का। इस 70,000 की वैल्यू बढ़ने को इनकम मान लिया था। क्यों? क्योंकि अभी रियलाइज नहीं हुई। बेचते प्रॉफिट होता तो खुशी खुशी इनकम कहते, अभी इसको रियलाइज नहीं किया तो इनकम नहीं माना। एक बचपन में कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नहीं सुना हुआ नाम? प्रूडेंस, समझदारी का कॉन्सेप्ट। IAS 16 को ये समझदारी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया और उन्होंने इसकी अकाउंटिंग ये बताई। इसकी मैं मिसाल दिया करता हूं स्टूडेंट से कि अगर पेपर हो जाए ना अच्छा, तो अभी मशहूर नहीं करते, किसका इंतजार कर लें? रिजल्ट का। पहले कंफर्म हो ले, और अगर पेपर बुरा हो है तो अभी से रोला डालने के गए। ये समझदारी है। पेपर अच्छा हो अभी से इसको पास ना मान लें, रिजल्ट का वेट करें। पेपर बुरा हो तो अभी से बोलने के रह गए, बल्कि कुछ समझदार बच्चे तो क्लासों में भी आके बैठना शुरू कर देते हैं। तो जब वैल्यू बढ़ी थी तो अभी हमने सिर्फ खुशी का इजहार किया था, अभी इसको इनकम नहीं बनाया था, इक्विटी ग्रुप में ले गए थे। लेकिन अब जब वैल्यू डाउन हो गई तो पहले तो वो खुशी खत्म हुई, अब इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है कि आप बिल्डिंग बेच दिए नहीं, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इतनी डाउन हो गई है कि हम उस गम को अब एक्सपेंस जरूर कह देंगे। वैल्यू बढ़ने को इनकम नहीं कहा था, इक्विटी ग्रुप में ले गए थे, लेकिन अब जब वैल्यू डाउन होगी तो बिकने का इंतजार भी नहीं कर रहे, हम अभी से इसको एक्सपेंस मान लेंगे। तो उसके लिए नाम रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी ठीक है, और अगर ना इतना लंबा वर्ड लिखना चाहें तो जस्ट P&L लिख दें, ये भी चलेगा। तो 50,000 रुपए को हम P&L में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस का पूरा नाम लिख लें वो भी सही है, नहीं तो P&L लिख लें वो भी काफी है। क्या जी? नहीं, टैक्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो FAR 2 में पता चलेगा आपको इसके टैक्स का क्या करना है जी। अगर अच्छा, ये P&L में क्यों चले गए? क्योंकि जब वैल्यू बढ़ी थी तो हमने उसको इनकम नहीं कहा था, अभी जल्दी नहीं की थी, उसको खुशी हुई थी, उसको हमने इक्विटी ग्रुप का हिस्सा बना दिया था। जब वैल्यू डाउन हुई तो जितनी को खुशी थी पहले उसको कम किया, लेकिन कम होते होते खत्म हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया वैल्यू में। अब जितना मजीद नुकसान हो गया उसको हम बिल्कुल एक्सपेंस कह देंगे। उसके लिए रिवैल्यूएशन लॉस का वर्ड भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, या P&L भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर पहली ही दफा डायरेक्टली वैल्यू डाउन ही हो गई होती तो बस P&L ही आता। ये सरप्लस तो इसलिए आया क्योंकि पहले कभी सरप्लस था। अगर ये पहली ही दफा में वैल्यू अप की बजाय डाउन हो जाती तो फिर डायरेक्टली P&L ही डेबिट होता। हाँ जी, आ रही है ना 2020 में, 2022 में P&L डेबिट 2020। डेप्रिसिएशन की एंट्री। अच्छा, अब डेप्शन भाई 82 चल जाएगी? नहीं, अब चेंज हो जाएगी। अब हमें 2020 के लिए ये 19 थी, हाँ ये 19 थी, ये 19 की डेप्शन थी। अब 2020 की डेप्शन कितनी होगी?
अब बिल्डिंग को हम कहां तक पहुंचा चुके? 536। 536 के पास कितनी जिंदगी बची है? 1 2 3 4। 4 साल डेप्शन चार्ज हो चुकी, बाकी कितने रह गए? 8। कितना बना? 67। रिमेनिंग लाइफ का मतलब है कितनी डेप्रिसिएशंस अभी चार्ज होनी है। तो 4 डेप्रिसिएशंस हो गई हैं चार्ज, तो बाकी 8 रह गई। अगली रिवैल्यूएशन यही 20 मई, तो साथ ही फिर एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर देंगे। 31 दिसंबर 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। अभी कितना एक्यूमुलेटेड में आया है? यही 67 ही आया है। ये बिल्डिंग में चला गया, इस एंट्री के करने के बाद बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया? बिल्डिंग को अभी रीवैल्यू करके ले गए थे कहां तक? 536। कितना क्रेडिट करके कितना रह गया? जबकि रीवैल्यू करके पहुंचाना है 455, मजीद डाउन करना है 14। अच्छा, अब मजीद गिर गई वैल्यू, तो क्या डेबिट करें? P&L, क्योंकि अब जो मजीद वैल्यू गिर रही है वो लॉस ही है। तो P&L डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट 14,000। अगली रिवैल्यूएशन कब है? तो फिर दरमियान में 21 भी आएगा और 22 भी आएगा। 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यही 67 नहीं, अब ये रीवैल्यू होके पहुंच गया था 455 तक और इसके पास जिंदगी रह गई थी 7, 65। और 2022 में डेप्शन रिवैल्यूएशन है, तो 22 में भी यही हो जाएगी। इकतीस दिसंबर 22 एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कितनी एलिमिनेट करनी है? 130। अब 2022 में वैल्यू कहां तक पहुंच गई? कितनी बच गई बिल्डिंग में? 325। और बढ़ा के कहां तक पहुंचाना है? तो कितनी बढ़ानी है? 125। ये बढ़ाते हैं इंशाल्लाह कल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।